Good morning everyone. So हम लोग न्यूटन्स लॉ के एग्जाम्पल्स पे ही और आज डिस्कशन करेंगे. मीनवाइल दो वर्कबुक्स और उनके सॉल्यूशंस अपलोड हो रहे होंगे या हो गए होंगे. राइट, एज इन दो वर्कबुक्स अपलोड हो गई होंगी, उनके सॉल्यूशंस भी. तो एक बार वो आप देख लीजिए और उससे आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. ऑलराइट, तो उसमें हर चीज़ कंटेन्ड है. जिस तरह के सवाल हम लोगों ने लिए थे उस तरह के सारे सवाल और भी डिफरेंट टाइप के सवाल उसमें आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू देन. आज हम थोड़ा सा पुली करके होता है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, तो अभी हम लोग जब न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं तब चीज़ों को सिंपल रखने के लिए, ऑलराइट, हम लोग जो पुली है इसको लाइट, ओके, एंड स्मूथ मान लेंगे. ऑलराइट, इस पुली को हम लाइट एंड स्मूथ मान लेंगे. और इसकी वजह से क्या होगा, लाइट और स्मूथ होने की वजह से, कि जब इस पे से एक लाइट रोप, राइट, पुली इज लाइट एंड स्मूथ, और इस पे से जब हम एक लाइट रोप को निकालेंगे, लाइट रोप का दूसरा नाम होता है जनरली स्ट्रिंग. ऑलराइट, तो जब हम इस पे से एक स्ट्रिंग को निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेंशन की वैल्यू इधर आएगी वही टेंशन की वैल्यू इधर आएगी. ऑलराइट, इन चीज़ों को हम प्रूफ कर सकते हैं, पर उसके लिए हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स का वेट करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट होता है मैकेनिक्स का, जहाँ पर ये जो पुली है ये हैवी होती है और इसमें और रोप के बीच में फ्रिक्शन भी होता है. तो उन केसेस में फिर हम लोग ये वाला केस ले सकते हैं जहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों तरफ टेंशन सेम नहीं आएगी. पर इस केस में अभी यदि ये दोनों अजम्पशंस ट्रू हैं कि यहाँ स्ट्रिंग है और पुली इज लाइट एंड स्मूथ, तो इसके दोनों तरफ टेंशन वुड बी सेम. ऑलराइट, तो थोड़ा सा मैं ये समझाता हूँ कि ये फ्रिक्शन नहीं होना कैसे रोल प्ले करता है, क्योंकि वो फिर भी थोड़ा सा अभी समझाया जा सकता है, उसमें ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी. ऑलराइट, फ्रिक्शन एज इन रोप के अलोंग फोर्स लगना. जैसे कि एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये अपन ने हाथ में, ऑलराइट, एक रस्सी को पकड़ रखा है जहाँ पे एक तरफ 5 किलोग्राम है और दूसरे एंड पे 2 किलोग्राम वजन लटका हुआ है. ऐसे करके हमने, ऑलराइट, इसको पकड़ा हुआ है. पहली बात तो ऐसा किया जा सकता है, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि इधर 5 किलोग्राम लटका हुआ तो इस तरफ भी 5 किलोग्राम लटका हो. दोनों तरफ अलग अलग वजन लटका हो सकता है. ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ सेम वजन ही लटका हुआ. राइट, इधर 5 किलोग्राम लटका हुआ है, इधर 2 किलोग्राम लटका हुआ है. तो यदि अपन ने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, आराम से ऐसे रस्सी को पकड़ा हुआ है, राइट, तो यहां पर जो टेंशन आएगी 5 किलोग्राम की साइड में, राइट, T1, so T1 minus 50 is equals to 0. और इधर जो टेंशन आएगी T2, ये इसका वेट, सब पकड़ा हुआ है तो एक्सेलरेशन 0 है, न्यूटन सेकेंड लॉ. सो T2 इज इक्वल टू 20. ऐसे करके हमारे पास T1 और T2 की दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी. अब यहां आप देखेंगे तो ये भले ही लाइट हो स्ट्रिंग, पर इसमें टेंशन की वैल्यू दोनों तरफ डिफरेंट आ रही है. राइट, तो इसको रिकॉन्साइल कैसे करेंगे इस बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा. यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. सवाल बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं. एक रस्सी है जिसको मैंने ऐसे पकड़ा, एक एंड पे इधर 5 किलोग्राम, दूसरे एंड पे 2 किलोग्राम, और इसको आराम से हम पकड़ के खड़े हो सकते हैं. ओके,
तनिष्क सिंह ने एक लॉ पढ़ा है फिजिक्स का कि एक स्ट्रिंग में दो अलग अलग टेंशन नहीं हो सकती. ही इज कन्विंस्ड, राइट. जब कन्विंस्ड ही है तनिष्क सिंह जी तो फिर डिस्कशन कैसे होगा. फॉर्मली पकड़ रखा, बिल्कुल फॉर्मली. T1 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पकड़ के रखा हुआ 5 किलोग्राम का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, राइट. सोहन डिपेंड करता है रस्सी अपनी फिजिक्स में तो अपन बहुत स्ट्रांग मान लेते हैं. तनिष्क सिंह जी को लॉ पता है फिजिक्स का, वो बार बार लिखे जा रहे हैं कि एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है. रट्टा मार लिया है, राइट. चलिए, अब रट्टा मार लिया है तो क्या कर सकते हैं. तो अब ये यदि अपन स्ट्रिंग का वो हिस्सा देखें जो आदमी के हाथ में है, राइट. यदि हम वो हिस्सा देखें जो इस आदमी के हाथ में है तो क्या हो रहा होगा जरा समझिएगा, राइट. इस हिस्से के ऊपर ये वाला हिस्सा टेंशन T1 लगा रहा होगा 5 किलोग्राम वाला, ये वाला हिस्सा T2 लगा रहा होगा, जिनकी वैल्यू सेम नहीं है. फिर तो एक खिसक के इधर चली जानी चाहिए थी, परंतु नहीं जाती है. क्यों नहीं जाती है? क्योंकि जिस आदमी ने इसको पकड़ रखा है वो भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, जिसको अपन हाथ में, जैसे मान लीजिए कोई चीज को अपन पकड़ते हैं और मैं खींच रहा हूं, तो ये एक्चुअली जो दोनों फिंगर्स मेरी फोर्स लगा रही है इस चौक के ऊपर, वो फ्रिक्शन के फोर्सेस लग रहे हो, राइट. ये फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है. डिटेल में अपन बाद में पढ़ लेंगे फ्रिक्शन के फोर्स का नेचर, बट ये अलोंग द सरफेस लगता है, जैसे नॉर्मल परपेंडिकुलर लगता है, ये अलोंग द सरफेस लगता है, राइट. सो नाउ आप यहां पे देख सकते हैं कि T1 माइनस T2 माइनस F, इस डायरेक्शन को मैं प्लस मान के लिखूं. वैसे तो अपन ने स्ट्रिंग को मासलेस माना है और एक्सेलरेशन भी नहीं हो रहा है, तो सॉल्व करेंगे तो आपको F की वैल्यू मिल जाएगी कि करीब 30 न्यूटन का फ्रिक्शन का फोर्स हमने यहाँ पे रोप पे लगा रखा होगा, राइट. एक्स्ट्रा, राइट. और जो लग रहे होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन फ्रिक्शन का फोर्स ही 30 न्यूटन का लग रहा होगा, राइट. ऐसे जो लग रहा होगा वो अलग है फोर्स, लेकिन अलोंग द लेंथ अलग से ही एक फोर्स लग रहा होगा. और चूंकि अपन ने जो पुली मानी है वो लाइट एंड स्मूथ है, लाइट का अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो चूंकि अभी स्मूथ है तो इसका मतलब पुली और रोप के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है. तो पुली और रोप के बीच में यदि कोई फ्रिक्शन का फोर्स नहीं है, तो यदि हम यहाँ एक छोटा सा हिस्सा ले लें तो इस छोटे से हिस्से पे पड़ोस ने जो T डैश लगाया और तो कोई फोर्स लगा नहीं, और ये लाइट भी है रोप, तो इस छोटे से हिस्से पे मैं लिखूंगा T माइनस T डैश इज इक्वल टू 0 इंटू ए. एक्सेलरेशन हो सकता है नीचे जा रही हो तो अपन कहेंगे, लेकिन चूंकि लाइट है तो T माइनस T डैश इज इक्वल टू 0. ऐसे ही अपन आगे रोप के हर हिस्से के लिए यदि लिखते चले जाए, राइट, कि यहाँ पे T ट्रिपल डैश और यहाँ पे T 4 डैश, तो भी हम देखेंगे कि यहाँ पे फोर्सेस का नेट सम 0 होना पड़ेगा, ऑलराइट. जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा T ट्रिपल डैश माइनस T, मतलब मैं कहीं पर भी टेंशन लिखे जाऊं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. स्ट्रिंग लाइट है और कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है. तो सबसे पहले इसको लिख लें जितना समझ में आया है, ऑलराइट. फिर कोई डाउट हो तो पूछे. लोग यहाँ पे कोशिश कर दे कि पहले समझे फिर लिखे, क्योंकि स्कूल ने सिखाया हुआ है, ऑलराइट. ऑलराइट, यू शुड फर्स्ट राइट एंड देन यू शुड आस्क. तो जो समझ में आया उसको कॉपी में लिख के फिर अपन आगे बात करो. प्लीज़ लिख ले जो समझाया, और कोई भी रेलेवेंट डाउट जो पढ़ा रहे हैं उससे रेलेवेंट होगा तो मैं जवाब दूंगा. बाकी आप अपनी मर्जी से जो चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर, ऑलराइट. उनका कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा. जो पढ़ाया उससे रिलेवेंट पूछेंगे तो बिल्कुल जवाब मिलेगा. उसके अलावा इररिलेवेंट चीज़ें आप पूछेंगे, इसको घुमा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया,
जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं उतना ही का जवाब दूंगा. ऑलराइट, सोहन जी आप बनाते नहीं है, यू हैव नॉट इवन मेड दिस एंड फिगर भी नहीं बनाया, इक्वेशन भी नहीं लिखी है. ऑलराइट, आपने इनमें से कुछ नहीं करते, आप लिखते नहीं है, आप सीधे पूछते हैं. मैं बार बार आपका रिस्पॉन्सेस देखता हूँ, उसको देख के ऐसे ही लगता है. सर मैन में टी लग रहा है आया और पुली में नहीं आया. नहीं, क्यों? नहीं नहीं, पुली में भी आ रहा है. ये एक्चुअली जो फोर्सेस है टेंशन के पुली पे ही लग रहे होंगे. ऑलराइट, ये पुली पे ही तो लग रहे हैं एसेंशियली. यदि हम इस रोप को पुली का पार्ट मान ले तो ये अल्टीमेटली इस पे ही लग रहे हैं. इसी तरह से यहाँ पर अपन आदमी और जो उसके हाथ में हिस्सा है उसको मान ले. ऑलराइट, इस हिस्से को अपन एक पूरी चीज मान ले तो आदमी के हाथ को ऐसे फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा. हाँ बेटा, क्योंकि T1 इस तरफ बड़ा है. ऑलराइट केशव सराफ, तो इसलिए अपन को फ्रिक्शन इधर लग जाएगा नेट. जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक डस्टर है. ऑलराइट, इसको अपन दोनों तरफ से पुश करते हैं. इस तरफ जा रहा होगा तो जमीन इसको इधर रोकने की कोशिश करेगी, उस तरफ जाएगा तो जमीन इधर रोकने की कोशिश करेगी. आहिल खान, अभी ये जरूरी नहीं है पुली के रोटेशन का डिस्कशन, सो इसलिए हम इसको आगे नहीं लेंगे. जो हम पढ़ा रहे उससे रेलेवेंट आप जो जो पूछेंगे कि टेंशन सेम इसलिए है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है और पुली लाइट है, बात समझ में आ जाए तो अपना काम हो जाएगा. लाइट होने की वजह से जीरो और फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से यहाँ पे दो ही फोर्स आएंगे, एक टी और एक टी डैश. यदि फ्रिक्शन होता तो एक तीसरा फोर्स भी आ जाता, फिर टी और टी डैश बराबर नहीं हो पाते. ऑलराइट सर, वाई कंसिडर स्ट्रिंग ऑलवेज मासलेस? मासलेस नहीं बोलते बेटा, हम लाइट बोल रहे हैं. लाइट का मतलब ये कि उसका मास कंपेयर टू अपन जो उससे वेट्स टांगने वाले हैं उसके मुकाबले बहुत कम है. राइट, ऑलराइट, लाइट पुली, लाइट स्ट्रिंग है, दो मासेस है M1 M2. इस रस्सी से टांग दिया पुली के थ्रू और ये पुली को अपन ने छत से टांग रखा है. ऑलराइट, और छत ऐसे अपन ने फिक्स कर दी और यहाँ पे अपन ने इसको टांग रखा है इधर छत से. ऑलराइट, तो ये पुली छत पर कितना फोर्स लगा रही होगी? फोर्स ऑन सीलिंग ड्यू टू पुली. ऑलराइट, और शॉर्ट में अपन क्या लिख देते हैं? आइडियल पुली एंड स्ट्रिंग. ठीक है, आइडियल का मतलब अभी अभी मैंने बताया था. क्या था आइडियल का मतलब? कि इन दोनों का मास इन मासेस के मुकाबले बहुत कम है एंड एवरीथिंग इज स्मूथ. ऑलराइट सर, विच काइंड ऑफ फोर्स हैंड इज अप्लाइंग? फ्रिक्शन बेटा, हैंड इज अप्लाइंग फ्रिक्शन. रेवती सिंह, हैंड इज अप्लाइंग फ्रिक्शन. हाँ, हिमनेश शर्मा, टी माइनस टी डबल डैश का मतलब ये था बेटा कि अपन ने जैसे पुली लिया, इस पे एक छोटा सा स्ट्रिंग का टुकड़ा ले लिया और इस स्ट्रिंग के टुकड़े पे फोर्स लिखे, तो एक तरफ टी आया, एक तरफ दूसरे रस्सी के दूसरे हिस्से ने जो फोर्स लगाया वो टी डैश आया. रस्सी के एक हिस्से ने फोर्स लगाया टी, रस्सी के दूसरे हिस्से ने लगाया फोर्स टी डैश. ऑलराइट, एक हिस्से ने टी, दूसरे हिस्से ने टी डैश. तो ये जो दोनों फोर्स लगाए गए रस्सी के किसी हिस्से पर, आप लोगों ने या तो शुरू से लेक्चर नहीं देखे, प्लीज शुरू से लेक्चर देखिए, वहां पे ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. यदि अपन पीछे की चीज भूल के आगे समझने का प्रयास करेंगे तो फिजिक्स नहीं आ पाएगी. तो पहले भी स्ट्रिंग आ चुकी एक बार, वहां पे अपन ये टी और टी डैश ले चुके, जो कि अड़ोसी पड़ोसी इस छोटे से हिस्से के ऊपर फोर्स लगा रहे हो. राइट, स्ट्रिंग के इस छोटे से हिस्से के ऊपर
जो अड़ोसी पड़ोसी फोर्स लगा रहे दैट इज टी एंड टी डैश, ऑलराइट। तो उनका यदि अपन इस छोटे से हिस्से पे इक्वेशन लिखेंगे तो टी माइनस टी डैश इज इक्वल टू 0 क्योंकि लाइट है। ऑलराइट, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं इस सवाल में क्योंकि वो फिजिक्स पे नहीं, वो फील पे चलते। मैकेनिक्स में सबसे बुरी बात ये है कि लोगों को चीज़ें दिखती है तो उनको जो दिखता है वो लिख देते हैं, लॉजिक इतना आसान होता नहीं है। उनका आंसर आ रहा है कि जो फोर्स F लग रहा होगा दैट इज m1 प्लस m2g। अब उसमें उनकी मिस्टेक क्या है, ये फिजिक्स सीखने का बेस्ट तरीका है, ऑलराइट। तो उनका कहना ये है कि सर देखो ये जो मासेस है, ये पुली है, इन सबको इसने बैलेंस कर रखा है, बैलेंस कर रखा है तो F और ये m1g और ये m2g, ऑलराइट। तो इसने F इज इक्वल टू ये हो गया, ऑलराइट। चलिए आपको ऐसा लग सकता है, कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। हो सकता है ये सही हो सकता है गलत हो, मैं अभी डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ एक दूसरी चीज पूछ रहा हूं कि यदि मैं इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, सिर्फ पुली का, ऑलराइट, इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इतने हिस्से का, तो इस पर एक F फोर्स वो लग रहा होगा जो सीलिंग ने लगाया, और इसके ऊपर ये दोनों रस्सियों की वजह से T और T इधर से लग रहा होगा, ऑलराइट, है ना। ये कैसे गलत है मैं पहुंचूंगा इस तक, लेकिन स्लोली चल रहे स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने सिर्फ पुली का FBD बनाया और पुली के FBD पर ये आ गया, सो F माइनस 2T इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने पुली के लिए अभी तक इक्वेशन लिखी है एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 2T। किसी को यहां तक डाउट हो? मैंने ये बिल्कुल नहीं बताया ये गलत है या सही है या क्यों गलत है, गलत तो है पर गलत क्यों अभी तक ये नहीं बताया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है आपकी बात सही होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि मैं सिर्फ पुली का FBD बनाऊं तो ये इक्वेशन आएगी। तो इस इक्वेशन में कोई डाउट है तो आप वहां पे लिख सकते हैं कि F माइनस 2T इज इक्वल टू 0 तक जो मैं पहुंचा, यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट कि पीछे से सारे वीडियोस देखे, और ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, आप एक से ज़्यादा बार देखें। यदि आपको टेंशन कम समझ में आए तो जब टेंशन पहली बार आई थी उस वीडियो को आप बार बार देखें, जब हमने टेंशन पहले दिन इंट्रोड्यूस किया था, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हम आज ले रहे हैं वो पीछे के लेक्चर्स में मिलेंगी। फिजिक्स के अंदर हमको हर बार पीछे जो पढ़ाया था उसको यूज करना होता है। Why 0? Because it is light and its acceleration is also 0. Alright, 0 into 0, ये पुली कहीं जा भी नहीं रही है तो acceleration is also 0 और mass of this pulley is also 0, it is given light. सर 2T कहां से आया बेटा? अभी तो प्रूव किया आइडियल है तो दोनों तरफ टेंशन सेम होगी, ऑलराइट, ओके। अनंत विजय भट्ट ने तो इसका आंसर ही रट लिया है कि सर इसका आंसर ये होता है, मैं तो कुछ भी हो ये करके आ जाऊंगा। चलो, ऑलराइट, मासेस अलग होने पर टेंशन सेम क्यों होगा सर? 2T बिकॉज देयर आर टू टेंशंस, और मासेस अलग होने पर टेंशन सेम क्यों होगा? इसका उससे क्या रिलेशन है? यहां मासलेस, ये फ्रिक्शनलेस है। फिर से समझिए, ये जो पुली के ऊपर से रोप जा रही है, ये इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन हियर, ऑलराइट। हाँ मैं समझा रहा हूं फिर से,
यहाँ पे यदि कोई फ्रिक्शन नहीं है तो यदि मैंने रोप का एक छोटा सा हिस्सा लिया, ये छोटा सा हिस्सा लिया, आप बनाइए इसको, तो इस छोटे से हिस्से पर रोप के नीचे से टी लग रहा है ये वाला, और ऊपर इस छोटे से हिस्से के ऊपर एक टी डैश लग रहा है जो बची हुई रोप ने लगाया, इस वाली रोप ने लगाया। अब यदि मैं इस स्ट्रिंग के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो स्ट्रिंग का मास तो जीरो है, तो टी माइनस टी डैश इज इक्वल टू जीरो, मतलब टी इज इक्वल टू टी डैश। और इस कहानी को मैं हर छोटे 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 हिस्से के लिए यहां से यहां तक कंटिन्यू कर सकता हूं, तो कंटिन्यू करता चला जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, इस पुली में सब जगह टेंशन सेम आ जाएगी। सो दिस इज हाउ टेंशन इज कमिंग सेम, मिस्टर निकुंज गर्ग एंड अदर पीपल। ये बनाइए, ये छोटा सा हिस्सा लीजिए और इसका एफबीडी बनाइए इस छोटे से हिस्से का। इस पे एक टेंशन टी नीचे लग रहा है और इसके ऊपर एक टेंशन टी डैश ऊपर लग रही है। ऑलराइट, मैत्रेय कुलकर्णी, आप शायद कुछ याद करके बैठ गए। हाउ कैन टेंशन बी सेम, इट इज नो वेयर मेंशन्ड। इसके जस्ट पहले पढ़ाया था कि टेंशन सेम क्यों आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर, हाँ, यदि पुली और रोप के बीच में कोई फ्रिक्शन लग रहा होता तो एक तीसरा फोर्स आ जाता, फिर ये इक्वल नहीं हो पाते। पर चूंकि अपन ने दे दिया आइडियल, मतलब कि पुली लाइट भी है और उसके और रोप के बीच में कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, इसलिए टेंशन की वैल्यू अलोंग द लेंथ सब जगह सेम होगी। एक बार ये लॉजिक लिख ले, फिर भी समझ में नहीं आया तो पूछ ले। करना यही है, छोटा सा एलिमेंट लेना है, छोटा सा हिस्सा लेना टुकड़ा, और इसके ऊपर नीचे वाली रस्सी और उधर वाली रस्सी का फोर्स लिख के न्यूटन सेकंड लॉ लगा देना है। मिस्टर प्राउडली शर्मा, आप जो रट रहे हैं स्ट्रिंग सेम है इसलिए टेंशन भी सेम है, ये बिल्कुल गलत फिजिक्स है, आप फंसेंगे बुरी तरीके से, ऐसा मत करिए। अभी थोड़ी देर में ही मैं ऐसा सवाल लूंगा कि एक स्ट्रिंग के अंदर 3 अलग अलग टेंशन्स होंगी, इनफैक्ट 4 अलग अलग टेंशन्स होंगी, तो प्लीज मत रटिए। सर, इज दिस फिजिकली पॉसिबल, इज दिस, हाँ, ये M1 M2 मान लीजिए, ये 100 किलो और 50 किलो और रस्सी का मास 1 ग्राम है, तो टेक्निकली वो जो मास की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो कंपेयर टू अदर थिंग्स नेग्लिजिबली स्मॉल होगी। मान लीजिए मैंने बहुत पतली सी स्ट्रिंग बनाई है केवलार से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है स्टील से, तो आराम से 50 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के वजन या 100 किलोग्राम के वजन आप लगा सकते हैं। सर, यू मीन मास एंड टेंशन का कोई रिलेशन नहीं है ये केस में? नहीं, आई हैव नेवर सेड दैट। आप खुद ही अपनी मर्जी से कुछ लिख के जा रहे, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मैत्रेय कुलकर्णी। ऑल आई हैव सेड इज कि स्ट्रिंग के ऊपर चूंकि कोई फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लग रहा है और उसका मास 0 है, इस वजह से इसमें सब जगह टेंशन की वैल्यू सेम आ रही है। यदि आप ये रट के बैठ जाएंगे, जैसा कुछ बच्चों ने रट लिया है कि स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग में सब जगह टेंशन सेम होता है, तो मैं आगे जो आज ही सवाल लूंगा बेटा, वो सारे सवाल गलत हो जाएंगे। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इस तरह की गलत सलत चीजें रटे जो आपको पूरे इंटरनेट में और खराब किताबों में सब जगह मिल जाती है कि बच्चों रट लो, इससे बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आपको बहुत सारे नहीं करने, जेईई में जो एक सवाल आएगा वो सही करना है। न्यूटन्स लॉ का 3-4 साल में एक सवाल आता है, वो सही करना है। एक सवाल को सही करना कि फिजिक्स सीखना बिल्कुल अलग है 100 सवाल में से 95 क्वेश्चंस को सही करने की फिजिक्स, राइट? तो इसलिए मैं अच्छी फिजिक्स सीखनी पड़ेगी। सर, बट देयर इज मास ऑन एंड्स ऑफ स्ट्रिंग, सो टेंशन विल बी सेम। ठीक है, मैंने ये लॉजिक दिया, वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देना है। आपके हिसाब से कोई और लॉजिक है टेंशन सेम होने का सिवाय द लॉजिक आई एम गिविंग। अक्षिता सिन्हा, क्या बोलूं बेटा मैंने आपको ये जो लॉजिक दिया, आप इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे? इसके एंड पे जो मासेस है वो एक अलग कहानी है, उस पर अपन बाद में ध्यान देंगे। अभी यहां से यहां तक टेंशन क्यों सेम है ये बात कर रहे हैं अपन, कि यहां से यहां तक टेंशन क्यों सेम रही, सिर्फ इतना सा डिस्कस कर रहे हैं। उसके एंड्स पे क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। हम इस चीज का एफबीडी बना रहे हैं तो हम इसी की बात करेंगे ना बेटा। इसके एंड्स पे क्या हो रहा है वो क्यों इसके एफबीडी में आएगा? एफबीडी में तो वही ऑब्जेक्ट आते हैं ना जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इन ऑब्जेक्ट का भी डिस्कशन ही नहीं कर रहे हम लोग, अभी हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। हाउ डू वी, अगर फ्रिक्शन 0 होगा तो टेंशन सेम होगा। अंकन आनंद, आप याद रखने पे के मोड पे जेईई की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, मत करिए ऐसा। ऑलराइट, आई एम रॉन्ग पर्सन टू डू दैट। मैं कोई भी चीज़ नहीं रटाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा हर चीज़ समझाने की, थोड़ा मुश्किल जरूर है इस माध्यम के थ्रू हर चीज़ समझाना,
बट मैं समझा के ही पढ़ाना पसंद करता हूँ। मैं कोई चीज़ सिवाय लॉस के याद कराना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि जेई वालों के लिए बड़ा आसान है, जो भी चीज़ आपने रट के गए, याद करके गए, उसको वो उड़ा देंगे, है ना। इसलिए डिफिकल्ट पढ़ेंगे लेकिन सही पढ़ेंगे, ऑलराइट। क्योंकि फायदा क्या पढ़ाई का, यदि वो जेई में उस एक सवाल के लायक ना हो तो क्या फायदा होगा। आप 50-100 सवाल सॉल्व करके चले जाओ, जेई की तैयारी में 1000 सवाल सॉल्व करके चले जाओ, ऑलराइट। लेकिन जेई वालों ने वो एक चीज चेंज कर दी तो फिर क्या होगा। सर कैन वी टेक दिस क्लास, ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए, टेंशन सेम है और एफ की वैल्यू 2t होगी, ऑलराइट। अब हम इस m1 का एफबीडी बना रहे हैं। इधर हम इस m2 का एफबीडी बना देते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं सर यहां की टेंशन यहां पे आपने कैसे बना दी। मेरे पास इसका भी जवाब है, ऑलराइट। ऑलराइट, ये जो m2 है इसके ऊपर एक वेट लग रहा है नीचे और एक टेंशन का फोर्स है। आप बोल सकते हैं ये टेंशन और ये टेंशन सेम कैसी, मैं इसका भी जवाब दे दूंगा। भाई यहां से लेकर जो यहां तक रस्सी है, ये रस्सी, यदि मैं इसका एफबीडी बना दूं तो इस रस्सी के ऊपर ये वाली टेंशन का थर्ड लो पेयर लग रहा होगा और इस वाली रस्सी के ऊपर ये वाली रस्सी का थर्ड लो पेयर लग रहा होगा। अब चूंकि स्ट्रिंग इज मासलेस तो फिर से मैं इक्वेशन लिखूंगा t माइनस टी डैश इज इक्वल टू 0 इंटू ए, तो t इज इक्वल टू टी डैश फिर से आ गया। तो आप देखिए मैं हर चीज चाहता हूं कि आप समझे, क्योंकि यदि आप रट के बैठ जाएंगे तो जेई वालों को सिर्फ एक चीज करनी होगी आपसे गलत करवाने के लिए कि रस्सी का मास दे दिया एंड यू आर फिनिश्ड। आपने जितने 200,000 सवाल सर्कल करके गए होंगे रट्टा मार के कि स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है, स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है, सिर्फ उनको इतना सा करना होगा कि उन्होंने उठा के जो है स्ट्रिंग में मास इंट्रोड्यूस कर दिया और आप खत्म हो गए। आपने जो भी पढ़ा आप तो रट के गए थे टेंशन सेम होती है, या यहाँ पे फ्रिक्शन दे दिया पुली और रोप के बीच में तो खत्म हो जाएंगे। इसलिए समझे लॉजिक, ऑलराइट। तो यहाँ पे टेंशन क्यों सेम है यहां तक मैंने समझा दिया है। इन दोनों एफबीडीज में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग। अपन ने पिछली क्लास में एग्जाम्पल भी लिया था अनंता विजय भट्ट, या तो आपने उसको लिखा नहीं है, उसको दोबारा लिखिए तो आ जाएगा समझ में। ये थर्ड लो पे है, ये थर्ड लो पे है, लेकिन t इज इक्वल टू टी डैश बाय सेकेंड लो, क्योंकि रोप मासलेस है, राइट। हम बाकी लोगों की तरह आपको रटवाएंगे नहीं बेटा, हम आपको हर चीज समझा के रहेंगे, क्योंकि फिजिक्स समझने का नाम है। क्योंकि फिजिक्स में अच्छा सवाल बनाने के लिए टीचर को सिर्फ एक काम करना होता है, पेपर बनाने वाले को एक चीज जो मैक्सिमम बच्चों ने रट्टा मार रखा है ना उसको चेंज कर दो, बस इतना सा करना होता है, जिसमें खत्म है आपकी सारी तैयारी। जेई में हर साल यही करते हैं वो लोग। नाउ M1 M2 दोनों में से हमें ये तो नहीं मालूम कौन बड़ा है, ऑलराइट, कि मालूम है। डू वी नो कौन बड़ा है M1 की M2? एनीवन? नहीं मालूम? नहीं मालूम तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि M2 नीचे जा रहा है A से। अब आप खुद सोचिए कि यदि ये X नीचे जाएगा तो M1 को उतने ही टाइम में X ऊपर उठना पड़ेगा कि नहीं? जितना ये X नीचे जाएगा उतना उसको X ऊपर उठना पड़ेगा, राइट। तो मेरा कहना है कि यदि ये है एक्सेलरेशन नीचे
तो ये ए एक्सेलरेशन ऊपर होगा। मान लीजिए जो हमारा फाइनल आंसर आता है, राइट, मैंने क्या पूछा था जिसका आंसर नो है, व्हाटएवर क्या, राइट। तो यदि हमने इसको नीचे मान लिया और इसको ऊपर मान लिया, और जब अपन ने सॉल्व किया, राइट, तब एक्सेलरेशन की वैल्यू यदि नेगेटिव आ गई तो अपन को पता है कि उस नेगेटिव वैल्यू को कैसे यूज करना है। अंकित आनंद, आप पढ़ाने का शौक रखते हैं तो आप पढ़ा लीजिए। कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है ये मैं पढ़ा लूंगा बेटा, क्यों नाम लेके यहाँ दूसरे बच्चों को डरा रहे हो आप, राइट। जिन्होंने नाम नहीं सुना होगा, आधी अधूरी नॉलेज न्यूटन्स लॉ की रखने से कोई फायदा नहीं है बेटा, है ना। तो अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता है तो क्या होता है, इसका मतलब मैंने जो मानी थी उससे अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो इसलिए हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि m2 बड़ा है कि m1 बड़ा है, वी डोंट नीड टू नो। हम लोग जब आंसर निकालेंगे तो उसमें अपने आप वैल्यू ही ऐसी आती है कि वो एडजस्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर होपिंग, ऑलराइट। तो यहां पर यदि अपन इक्वेशंस लिखे इनकी, तो m2g माइनस टी, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन माना है अपन ने, तो इज इक्वल टू m2a, ऐसे लिखना बेहतर लगेगा, ऑलराइट। इस इक्वेशन में यदि अपन ऊपर की तरफ प्लस मान ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलेंगे सर एक में ऊपर प्लस एक में नीचे प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें नीचे प्लस मान के लिखना चाहे तो मैं लिख के दिखा देता हूं, देखिएगा कितनी डिफरेंट इक्वेशन आएगी। देखिए दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है। ये इक्वेशन मैंने ऊपर प्लस मान के लिखी और ये इक्वेशन मैंने नीचे प्लस मान के लिखी। जरा देखिए कोई अंतर आया क्या। यहां पे ध्यान से देखिए, माइनस ए आएगा। माइनस ए क्यों आएगा, माइनस ए इसलिए आएगा क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर प्लस माना है, तो जो एक्सीलरेशन का साइन होगा नेगेटिव हो जाएगा, ऑलराइट। तो आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करने जैसा ही है, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन को अपन ने किधर प्लस मान के लिखा है, दूसरी इक्वेशन को अलग प्लस मान के लिखा था तो भी इस इक्वेशन का उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऑलराइट। ना यहां पे बात करते हैं अपन लोग, इनको जोड़ देते दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास एक्सेलरेशन यह आ जाएगा m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ए के लिए सॉल्व कर दीजिए। This is value of acceleration. Now, as I was saying before, if you paid attention, as I was saying before, कि यदि m2 भारी होता तो अपने आप पता है m2 m1 में से m2 भारी तो m2 नीचे जाता। आप देख सकते हैं m2 बड़ा है तो a पॉजिटिव आ रहा है, और m2 छोटा होगा तो a नेगेटिव आएगा। a नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि अपने आप साइन की वैल्यू जो हमने लॉजिक सोच रखे उससे मैच हो रही है। फिर भी यहां तक पहले लिख लें, बात को समझें, और नहीं समझ में आए तो चैट पे आप लिख के डाउट पूछें। जब तक आप रेलेवेंट डाउट पूछते रहेंगे मैं जवाब देता रहूंगा, और राइट। काफी सारे बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे डाउट्स पूछे थे रेलेवेंट। आशुतोष त्यागी जी, मैंने उत्तर दे दिया, आपने सुना ही नहीं है, फिर दे देता हूं। यदि m2 और m1 बराबर, m2 छोटा हो गया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये ऊपर जा रहा होगा और m1 नीचे जा रहा होगा, राइट। या फिर ये बच्चा बीच में से लेक्चर सुन रहा है। m1 इज इक्वल टू m2 कहां से आ गया पूरे डिस्कशन में, पता नहीं।
हाँ, ये दोनों इक्वेशन ऐड किए एक्सेलरेशन निकालने के लिए, और ये सिर्फ आपको मैं समझा रहा था कि प्लस लेने से कोई फायदा। सर व्हाई वी अज्यूम एक्सेलरेशन, हाउ वी नो देयर इज मोशन? जीरो आ जाएगा तनिष्क बेटा, यदि नहीं हो रहा होगा मोशन तो जीरो आ जाएगा। जीरो भी तो एक नंबर ही है ना, जीरो कोई स्पेशल थोड़ी, नंबर लाइन पे एक नंबर है जीरो का, तो जीरो आ जाएगा। अननोन को मैं आपसे पूछूं फाइंड एक्स, आप बोले सर एक्स तो जीरो है तो मैं तो निकालूंगा ही नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। एक्स जीरो होगा तो निकाल देंगे अपन, राइट। आ रहे बेटा, उस पर आ रहे, सवाल पे भी आ रहे, राइट। सर आर दीस टेंजेंट्स एक्टिंग इन वन पार्ट ऑफ स्ट्रिंग थर्ड लो पेयर? मैंने बताया था ये दोनों थर्ड लो पेयर है, ये दोनों थर्ड लो पेयर है, और स्ट्रिंग पे अपन ने पहले लेक्चर लिया हुआ, उसमें देखिए वहां पे इस बारे में डिस्कशन काफी लंबा कर चुके हैं। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो टेंशन का वैल्यू भी आ जाएगा। तो टेंशन इज इक्वल टू m1g प्लस m1a। सॉल्व कर लीजिए, ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, ऑलराइट। हाँ बेटा, उसमें पुट करके देख लीजिए, m2 की वैल्यू m1 के बराबर जीरो ही आएगा। ऑब्वियसली दोनों एक से बराबर होगा तो नहीं चलेगा, इसमें क्या है सुमन जी। आशुतोष त्यागी जी मत रटिए सब फॉर्मूले बेटा, एक छोटा सा चेंज करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। आप क्यों रटना चाहते हैं बेटा, स्कूल की तरह जे की तैयारी नहीं होगी। यहाँ फिजिक्स फॉर्मूलों पे नहीं चलती बेटा, फिजिक्स लॉ और लॉजिक पे चलती है। ये मत रटिए ऐसे सब फॉर्मूले, तो एक एक सवाल में आते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, राइट। आप IIT जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब रटिएगा मत, लॉजिक समझिए। अब जीरो कोई स्पेशल बात थोड़ी है, जैसे एक बच्चा पूछ रहा है जीरो आ गया, अरे आ गया तो आ गया, जीरो ही तो है, कौन सी बड़ी चीज है, जीरो कोई बहुत स्पेशल चीज थोड़ी है, राइट। तो अभी हम लोग टेंशन निकाल चुके हैं, और आपको याद होगा यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई थी कि f मस्ट बी इक्वल टू 2t, तो इसका मतलब f की वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ दिस विच इज 4m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2. So this is the force F acting on the pulley. This is your final answer. कि पुली के ऊपर इतना फोर्स लग रहा होगा, तो आप लोग जो सोच रहे थे m1 प्लस m2g लग रहा होगा, उसमें क्या गलती है, अब हम इस पे बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई डाउट हो तो पहले पूछ ले, फिर अपन ये बातचीत करेंगे कि इसमें क्या गलती है कि अपन ने F को सीधे m1 प्लस m2g जो लिख दिया था, क्योंकि ये एक बड़ी नेचुरल मिस्टेक है। जब तक अपन ये मिस्टेक्स को फेस नहीं करेंगे, लॉजिकली डिफीट नहीं करेंगे, तो कभी ना कभी फिर क्रीप अप कर जाएगी दिमाग में, ऑलराइट। शांतनु खरे जी, आपके सवाल का मैं जवाब यहाँ पे दे चुका हूँ कि यदि हमने ऊपर प्लस मान के लिखा, हमने एक ऑब्जेक्ट के लिए न्यूटन्स लॉ लिखते, एक ऑब्जेक्ट के न्यूटन्स लिखते हुए एक अलग पॉजिटिव हो सकता है, और दूसरे ऑब्जेक्ट के न्यूटन्स लॉ लिखते हुए अलग पॉजिटिव हो सकता है। इस इक्वेशन के लिए मैंने यहाँ नीचे प्लस मान के लिखा है, ये इक्वेशन मैंने ऊपर प्लस मान के लिखी है, ये इक्वेशन मैंने ऊपर प्लस मान के लिखी है। जरा देख लीजिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या अंतर आ गया, ऑलराइट। जब हम लिखते हैं इक्वेशन तो उसके अंदर हम लोग एक दिशा एक ऑब्जेक्ट के लिए लिखते हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के लिए लिख रहे हैं इक्वेशन, तो उसके उस इक्वेशन के लिए पॉजिटिव डिफाइन होता है, ऑलराइट। ग्लोबल पॉजिटिव डिफाइन नहीं होता, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं उसके लिए अपन ने पॉजिटिव डिफाइन कर लिया। ये इक्वेशन नीचे प्लस मान के लिखी है, इक्वेशन ऊपर प्लस मान के लिखी है, और यदि ये इक्वेशन मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के लिए हम नीचे प्लस मान के लिख लेते तो भी आप देखिए सेम इक्वेशन आई है, पहले भी समझा चुका हूं। शामवी शांडिल्या, कभी आप सी सौ या कभी भी ऐसी कोई चीज पे नहीं बैठे। दूसरी तरफ यदि तगड़ा बंदा बैठा होता है तो अपन नीचे, वो नीचे रहता है और अपन ऊपर रहते हैं, राइट।
आयुष जी, अभी इस सवाल का जवाब थोड़ा सा टाइम लगेगा देने में। फिलहाल आप ये मान लीजिए कि इसका मास होता तो सिर्फ एफ पे अफेक्ट पड़ता, बाकी सोल्यूशन पे नहीं पड़ता। नहीं, आपको नहीं पढ़ना है सृष्टि जी, कहाँ से पढ़ेंगे आप, हम पढ़ाएंगे ना। ऐसे रटिए मत, मास वाली पुली, बिना मास वाली पुली सब करा देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ऑलराइट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, सब करा देंगे हम। और सबसे बढ़िया ही कराएंगे जहाँ पे आपको चीजें समझ में आएंगी, रादर देन फॉर्मूले रटे। फॉर्मूले रटना सबसे खराब तरीका जे की तैयारी करने का। कोई डाउट यहां तक? बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा अथर्व, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, या आ जाएगा, आप करके देख लीजिए, बीच की 2 स्टेप्स है मैथ्स की, आप कर लीजिए, ऑलराइट। ये स्टेप्स बीच में यहाँ से यहाँ तक मैं सॉल्व नहीं करूंगा, यहाँ से सॉल्व करिए, आ जाएगा। आप खुद पेन चलाइए ना, इतनी मैथ्स आती बेटा आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट है सो दिस इज एन आइडियल पुली एंड स्ट्रिंग, ये कर लेते हैं। अगली क्लास में मास वाली पुली और फ्रिक्शन वगैरह वो सब चीज़ें भी लेंगे, ऑलराइट। पर पहले थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये एक इंक्लाइंड है फिक्स्ड 37 डिग्री, ये 15 किलोग्राम, ये 10 किलोग्राम। हमसे पूछा गया इन मासेस का एक्सेलरेशन, प्लीज प्रोसीड। This is 15 kilogram, this is 10 kilogram, all right. एक्सेलरेशन बताना है, 10 किलोग्राम का कितना है, 15 किलोग्राम का कितना है, और किस दिशा में ये भी बताना है, ठीक है, किस दिशा में ये भी बताना है। ऑल राइट,
काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन। ये 10 किलोग्राम पे मान लिया टेंशन लग रही ऊपर की तरफ और इसका वेट लग रहा होगा 100 न्यूटन। इस पर टेंशन लग रही है सेम टी, इतनी देर से समझा ही रहा हूँ कैसे सेम है। ये 150 न्यूटन, इसके कंपोनेंट्स ले लिए 150 साइन 37 डिग्री, ये 37, ये 53, ये 37 डिग्री। ये कल भी पिछली क्लास में भी काफी प्रैक्टिस कराई थी इसकी। 150 कॉस 37 डिग्री, normal. So these are the forces which are acting, alright. अब हमें मालूम तो है नहीं किधर जाएगा ये, ऊपर के नीचे। तो मैं मान लेता हूं कि लेट्स से ये ऊपर जा रहा है ए से, तो ऑब्वियसली ये ए से ऊपर जा रहा है, तो ये जो ब्लॉक होगा 15 किलोग्राम वाला वो उतने ही ए से नीचे आना पड़ेगा। ये एक्स चला तो ये एक्स चलना पड़ेगा, नहीं तो रस्सी आपकी ढीली हो जाएगी। रस्सी टाइट रेस के लिए जरूरी है ये। तो मैं इक्वेशन लिखता हूं 150 साइन 37 डिग्री इज 3/5 माइनस टी। अब इसको लिखते हुए मैं इधर प्लस मान ले रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक ऑब्जेक्ट के लिए प्लस का से कोई रिलेशन ही नहीं है। ऑलराइट, इज इक्वल टू 15 इंटू ए। अब आप सोचिए यहां पे मैंने ये डायरेक्शन प्लस मानी, अब ये तो एक्स एक्सिस में थी नहीं ना, यदि अपन इसको वाई एक्स माने तो मैं यही कह रहा हूं एक ऑब्जेक्ट के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लिखते हुए उस ऑब्जेक्ट का प्लस का दूसरे ऑब्जेक्ट के न्यूटन सेकंड लॉ के प्लस से कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि ये तो डायरेक्शन ही ऐसी है, एक एक्स ये और ये तो एक्सिस भी नहीं होती है। इस इक्वेशन को लिखते हुए मैं ऊपर प्लस मान लेता हूं, तो ऊपर प्लस मानूंगा तो t माइनस 100 इज इक्वल टू 10a, t माइनस 100 इज इक्वल टू 10a। राइट, सॉल्व कर लीजिए इसको। सो दिस इज 90 माइनस 100 इज इक्वल टू 25a। सो a इज इक्वल टू माइनस 10 बटा 35। कुछ गड़बड़ कर दिया फिर से लगता है मुझे, बच्चों का आंसर तो कुछ और था। 0.4 कैसे आया था? अच्छा, टेंशन, एक मिनट, 0.4 आया सारे बच्चों का, एक मिनट, लेट्स चेक इट। 150 sin 37 degree, that is 90, t minus 100 that is 10 और 25 है यार, ठीक है ठीक है ठीक है। सो a is equal to minus 10 by 25, so that is minus 2 by 5 which is minus 0.4। मतलब कि अपन ने इसको ऊपर जाते हुए माना था, ऑलराइट, इसकी जगह किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बस इतना। ये माइनस से और क्या फर्क पड़ा कि जो जो ए के साइन माने थे वो उल्टे हो गए, उल्टे हो गए तो माइनस 0.4 करके आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विद साइन आ गया ना अपना आंसर। बस इतना सही हम कह रहे थे कि भाई आंसर विद साइन आएगा, क्योंकि यहाँ तो मैंने वैल्यूज भी दे दी आपको 10 और 15। आपको हो सकता है फील आ जाए 15 भारी तो इधर जाएगा, पर ये इधर जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो साइन 37 डिग्री का कॉस आ गया। तो इस तरीके से, ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आंसर आप देख सकते हैं विद साइन आ रहा है। मतलब जहां जहां जो अपन ने ए माना था वो इस इक्वेशन के लिए अपन ने ये प्लस मान के पॉजिटिव ए लिखा था, तो यहां पर जो ए आया ये ऊपर नहीं है, इसका मतलब नीचे है। यहां पर अपन ने इस दिशा में प्लस मान के ए लिखा था और ए की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब इस दिशा में नहीं उधर जा रहा होगा, बस इतना सा है। राइट, 100 माइनस टी लिखना है, ये ऊपर की तरफ प्लस मान के है, तो आप ऐसा लिखना चाहते हैं 100 माइनस टी इज इक्वल टू, यदि यही चित्र बना रखा है तो 10 इंटू माइनस है विच इज सेम एज दिस। तो मृदुल गुप्ता लिख के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप खुद लिख के देख लीजिए। ऑलराइट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप लिख कर देखिए खुद से, पूछने की बजाय कॉपी पे लिख लेते तो अभी तक आ भी गया होता समझ में। ऑलराइट, चलिए, तो मुझे लगता है आप बेसिक पुली के सवाल तो आप हैंडल कर लेंगे। इसमें और अच्छे अच्छे सवाल भी होते हैं जो हम आपको एक्सरसाइज वगैरह में देंगे, तो आप ट्रैक कर सकते हैं। ऑलराइट,
मान लीजिए कि 50 किलो की रोप है, राइट, 50 किलो की रोप है और इस पे मिडवे में एक 30 किलो का बच्चा लटका हुआ है, एग्जैक्ट मिडवे, और बिल्कुल नीचे जो है, ऑलराइट, एक 40 किलो का बच्चा लटका हुआ है, ऑलराइट। आपको, ऑलराइट, ये L लेंथ की रोप है, ऑलराइट, आपको टेंशन बतानी है L/4 पे, 0 पे, मतलब कि यहां पर ऊपर से नाप रहा हूं मैं, थ्री L/4 पे, ऑलराइट, और जस्ट L पे जहां पे बच्चा लटका हुआ है, ऑलराइट। इन सब जगहों पे आपको टेंशन की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी। 4 सवाल है, सबसे ऊपर L/4 पे, 3L/4 पे, और जहां से बच्चे ने पकड़ रखा है उस जगह पर टेंशन कितनी होगी, ये सब आपको बताना है। मैं एडवाइस, अपना दिमाग ना लगाएं, न्यूटन का दिमाग लगाएं, एज इन न्यूटन के लॉ यूज करेंगे तो हो जाएगा, ऑलराइट। फिफ्टी किलोग्राम रोप है, ओके, और ऐसे लोग पकड़ पकड़ के लटके हुए। अब आप लटके बैठ जाएं कि एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होती है तो लिख दो भैया आंसर, मैं क्या करूं, ऑलराइट। दैट्स व्हाई रटना नहीं चाहिए। यस, द बॉय इज एट मिडवे बोला था हमने, आप शायद कहीं और बिजी होंगे, ऑलराइट, द बॉय इज एट मिडवे। जहां पकड़ रखा है वहां कितनी टेंशन है, लास्ट एल पे। बहुत ही सिंपल सवाल है, यदि अपन रट्टे ना मारे और न्यूटन पे विश्वास रखें, ऑलराइट। तो 0 पे पूछा है, इसको मैं T0 लिख देता हूं, ऑलराइट। तो T एट 0 FBD में क्या क्या आएगा, सीलिंग जो फोर्स लगा रही है वही टेंशन का फोर्स यहां पे होगा, इस रोप का खुद का वेट लग रहा होगा नीचे 500 न्यूटन, ये बंदा जो इसको पकड़ के रखे हुए है
इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ 400 न्यूटन, जो बंदे ने बीच में पकड़ा हुआ है उसका वेट लग रहा होगा नीचे 300 न्यूटन, और इस पूरी चीज का एक्सेलरेशन, सब पकड़ के खड़े हुए हैं तो कोई कहीं नहीं जा रहा है, तो इक्वेशन इज टी नॉट माइनस 300 माइनस 400 माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए टी नॉट के लिए, कितना हो गया ये 1200 न्यूटन, राइट। नेक्स्ट L/4 पे लेना है अपन को, L/4 पे बात कर लेते हैं। अब यदि 3/4 रोप बची अपने पास, ठीक है, 3/4 रोप बची है टोटल रोप का, ऑलराइट, तो 50 का 1/4 12.5 उधर रह गया, 37.5 इंटू 10, ऑलराइट। ये कैसे लिखा मैंने, दिस इज 50 इंटू 3/4 करके देख लीजिए, आ जाएगा, ऑलराइट। इतना तो नीचे रोप का आ गया, बाकी जो दोनों बंदे लटके हुए हैं इनका फिर से लिख दीजिए, कितना आ गया 300 ये आ गया, और 400 ये आ गया, ऑलराइट। सॉल्व कर लीजिए, तो T L/4 इज इक्वल टू, या माइनस लिख के फिर लिख दीजिएगा, माइनस 300 माइनस 400 माइनस 375 इज इक्वल्स टू 0। जोड़ लीजिए इन सबको, राइट, कितना आ गया 675 प्लस 400 1075, ऐसे लिखते जाइए। 3L/4 राइट, ये बंदा लटका हुआ है 12.5 इंटू 10, और इस बंदे का खुद का वेट दिस इज 400, दैट इज T 3L/4, राइट। इसके लिए इक्वेशन लिख लीजिए, क्या आ जाएगी, T 3L/4 माइनस 400 माइनस 125 इज इक्वल्स टू 0। फिर से सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया 400 525। लास्टली जस्ट यहाँ पे जब बंदा लटका हुआ है, यहाँ क्या होगा, तो ये बंदा के ऊपर फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ विच इज TL, और इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा होगा 400, तो ये इक्वेशन देखेंगे इधर तो क्या आ जाएगा, TL इज इक्वल टू 400। तो ए का आंसर ये है आपका, 3L/4 का आंसर ये है, L/4 का ये है, और सबसे ऊपर का ये 1200 1075 525 एंड 400। तो आप देख सकते हैं कि यदि अपन ऐसे रट्टा मारेंगे ना कि टेंशन सेम होती है, फ्रिक्शन ये वो, उससे कोई फायदा नहीं है। न्यूटन के लॉ है, फिजिक्स उनके बेसिस पे चलती है, ऑलराइट। तो उससे सॉल्व किया। यहाँ पर एक चीज है जो मैंने पिछले सवाल में पूछी थी, पर उसमें कुछ रिस्पॉन्स अच्छी तरह से नहीं आया था, इसलिए मैंने उसको अभी परस्यू नहीं किया, पर है इससे रिलेटेड। यदि आप देखें तो जो अपन ने T0 निकाला, T0, तो अपन ने इसको पूरे को सबका वेट लिख के इसको इजिकल टू 0 कर दिया। आप लोगों ने यही काम पिछले सवाल में F के लिए किया था, कई बच्चों ने, जब F इजिकल टू अपन ने दोनों का वेट लिख दिया था। तो वहां क्यों नहीं कर सकते थे और यहां क्यों कर सकते हैं, इस सवाल से मैं शुरू करूंगा अगली क्लास, कि वहां पर F इजिकल टू M1 प्लस M2G लिखना क्यों गलत है, वो डिस्कशन अभी भी रह गया था, तो वो मैं लूंगा अगली क्लास के अंदर, ऑलराइट। यहां तो कर लिया अपन ने, देखा जाए तो इसको पूरे को एक सिस्टम मान के तीनों के वेट लिख के उसको 0 कर दिया आपने। वहां पे आपने क्या किया था, या बता ही देता हूं, 2 मिनट का काम है, ऑलराइट। वहां पर ये करना क्यों गलत था, वहां से इसमें अंतर क्या है, यहां पर ये मान लेना ये M1 और ये M2, वहां और यहां अंतर क्या है, यहां पे भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, नहीं बहुत बड़ा अंतर है। F माइनस M1G प्लस M2G इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से, ये नीचे जा रहा है, यहां पे तो एक्सेलरेशन 0 लिख दिया आपने क्योंकि सबका एक्सेलरेशन सेम था। यहां पर दोनों का एक तो एक्सेलरेशन वेक्टर भी अलग है, एक ऊपर है और एक नीचे है, और इज इक्वल टू अपन अभी कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, हालांकि बाद में अपने पास से तरीके आएंगे कि इसको अपन सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन वो अभी अपन ने नहीं सीखे। तो बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन थे
और वो भी अपोजिट डायरेक्शंस में थे। सेम होते तो फिर भी लिख देते m1a प्लस m2a, पर डायरेक्शन तो अभी भी अपोजिट है, इसलिए अपन यहाँ पर इसको 0 नहीं लिख सकते थे, इसलिए f इज इक्वल टू m1 प्लस m2g गलत था। पर यहाँ पर देखा जाए तो एसेंशियली f इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3g किया, क्योंकि तीनों का एक्सेलरेशन सेम है या फिर 0 है, दैट इज द रीजन। ऑलराइट, so that's it for today. All right, thank you.